चलिए अपने फिजिक्स के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हुए और दूसरा जो चैप्टर वो शुरू करते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली हमारे 12th क्लास के अंदर जब बात करते हैं तो वहाँ पर ये चैप्टर आता है। होने को तो ये चैप्टर बहुत लंबा है भाई, लेकिन जब हम एटीसी और आपका जो एओ का जो एग्जाम है उससे लिए हम बात करेंगे तो बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस चीज़ को पढ़ाने के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई एक यूनिट हमारी ऑलरेडी आ चुकी है, जो कि 11th का पहला चैप्टर था, वो हमने वहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। उसकी थ्योरी प्लस में उसके न्यूमेरिकल्स दोनों वहाँ पर हमने उसके कंप्लीट कर लिया है भाई। वहाँ पर आप जाके उसको देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर में हमें पढ़ना क्या होता है और कैसे हम एग्जाम की तैयारी करते हैं। जब भी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको पढ़ाऊंगा भाई, तो उसके लिए मुझे आपका एक बेस तैयार करना पड़ेगा। और वो बेस तैयार मैं करूंगा आपको ना, एक मैं ऑनलाइन वीडियो है मेरा, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। वो इसी वीडियो के बाद में मिलेगा, इसी वीडियो के अंदर में मिल जाएगा आप लोगों को। तो वो आप देखेंगे, जिससे आपका एक दिमाग के अंदर में चार्ज को लेके एक इमेज डेवलप हो जाएगी। अगर वो चार्ज की इमेज आपके दिमाग के अंदर में डेवलप हो जाती है, तो मुझे आगे की जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा वो पढ़ाने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए प्ले करता हूं भाई। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर में पढ़ना क्या होगा। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, वैसे तो बहुत लंबा चैप्टर है ये। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज को लेके। ठीक है, फिर हम दूसरा इसके अंदर में कूलम्ब्स लॉ, जो आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है, कूलम्ब्स के बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर में आने वाले न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में बात करेंगे, या गॉस लॉ के नाम से आप जिसको जानते हैं। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और बहुत अलग अलग तरह की शेप्स होंगी, उनके जो फाइनल रिजल्ट्स होंगे वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हम बात करेंगे पोटेंशियल को लेके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जिसको जानते हैं, उसकी भी अलग अलग शेप्स होती हैं। वो भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर जरूरी होगा, क्योंकि वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो फाइनल इनके रिजल्ट बनते हैं, वहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं भाई। ठीक है, तो अभी जो मेरा मेन मोटिव होगा, अभी जो मैं वीडियो आप लोगों के सामने प्ले करूंगा, उसके अंदर में मैं बेसिक डेफिनेशन आपको इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर पूरा वीडियो है वो भाई आप आखिर तक देखिएगा, जिसके कारण आपके दिमाग के अंदर में इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर एक इमेज डेवलप हो जाएगी। और फिर उसके बाद में मैं जो इतना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, कम से कम क्लास में, कम से कम टाइम में और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन के साथ में आपका कंप्लीट कर दूंगा भाई। ठीक है, चलिए के बारे में पढ़े तो सबसे पहले हमारे पास में जो डेफिनेशन निकल के आती है चार्ज की, तो ये बेसिकली एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी? जो भी हमारे पास में फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। लाइक कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा क्या होगा? प्रोटॉन हो गया, और तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? ये बेसिक हमारे पास में फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं कि किसी के ऊपर में चार्ज हो भी सकता है और किसी के ऊपर में चार्ज नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमारे पूरे जितने भी हम मैटर की बात करेंगे, यही तीन हमारे क्या रहेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे, जिसके बारे में हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको लेकर चलने की कोशिश करता हूं। मैं एक छोटा सा आपके साथ में एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। ठीक है, आप अपने जो पेपर है, जो आपके पास में कॉपी इस टाइम पे आप नोट डाउन कर रहे होंगे, वहां से छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर आप काट के रख लीजिए अपने सामने। ठीक है, टुकड़े बना लीजिए उसके और रख लीजिए अपने सामने। अब आपके पास में जो पेन है, उस पेन से आप उन पेपर्स को क्या करो? ऐसे लगा के देखने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे उनके पास में लेके जाओगे, फिर वापस ऊपर उठाओ, क्या कोई पेपर का पीस है वो उसके साथ में अटैच होकर आया है? देन आंसर इज नो। दूसरा मैं आपके साथ में एक्सपेरिमेंट करता हूं। अब जो आपके पास में पेन है, उसको क्या करो? अपने बालों पे रब करो उसको। सभी ने किया। अब उसके पास में लेके जाओ दोबारा पेपर के पास में, क्या हुआ? जो पीसेस ऑफ पेपर थे वो चिपकना शुरू हो गए उसके साथ में। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया वहां पर? तो बेसिकली जब हमने यहां पर रब किया है, तो उसके पास में एक क्या आ गई है? प्रॉपर्टी आ गई है। उस पेन के पास में, उस ऑब्जेक्ट के पास में एक प्रॉपर्टी आ गई है, जिसके कारण क्या कर रही है वो? बिल्कुल, जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट थी, जो हमारे पास में छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर थे, उनको क्या कर रहा है? अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमने किसी चीज को रब किया तो उसके अंदर में एक प्रॉपर्टी आ जाती है, और उसी प्रॉपर्टी को हम किस नाम से जानते हैं? चार्ज के नाम से जानते हैं। अब हुआ क्या ये सब चीजें? क्यों हुआ ये चीजें? हमें ये समझ में आना चाहिए। देखिए, कुछ इस तरह से होता है, आपने पढ़ा होगा अपने केमिस्ट्री के अंदर में, आप पढ़ोगे कि एक एटम होता है, उसके अंदर में बीच में हमारे पास में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर में क्या होता है? एक प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर की जो होती है हमारे पास में सेल होती है, उसके अंदर में क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं।
ठीक है, तो मैं यहां पर इसको समझाने का कोशिश करता हूं। हुआ क्या हमारे साथ में, जब हमने रब किया उसको तो कुछ ऐसा था कि हमारे ये मान लो 5 एटम हमारे पास में, 4 एटम एक मॉलिक्यूल एक मैटर के थे, दूसरे मेरे पास में 4 ये थे। तो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे से ऐसे रख दिए हमने पहले केस में, और वापसी में वैसे वैसे उठा के लेके आ गया। तो ये बताओ मेरे पास में इनिशियली कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले भी 4 थे और बाद में भी मेरे पास में 4 है, जब दोनों को मैंने ऊपर से हटा लिया, एक दूसरे से अलग कर लिया। अब दूसरे केस में क्या करता हूं, मैं उनको ऐसे रब कर रहा हूं। रब करने से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे जा रहा था, जैसे मैंने रब किया तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से इंटरलॉक हो गए, और इंटरलॉक हो गए हैं तो एक के ऊपर में दूसरा फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल के इसके साथ में चला जाएगा। यानी कि यहां पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई है, और इसके पास में क्या हो गया है, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। कैसे समझे उसको हम, यहां पर मैं एक आपके सामने डायग्राम बना के देखता हूं। मैंने मान लिया मेरे पास में 2 एटम थे, ये मेरे पास में है और एक दूसरा ये मेरे पास में, इसके पास में न्यूक्लियस है ये, और एक न्यूक्लियस इसका ये हो गया। पहले केस में मैं बात कर रहा हूं आपसे कि इसके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन थे मान लो 4 पहले वाले के पास में, और इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे 4। अगर बैलेंस्ड है, अगर न्यूट्रल है मेरे पास में, तो क्या होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं उसके पास में, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर बात करें हम तो ये भी अज्यूम करो कि आपके पास में, इसके पास भी प्रोटॉन थे 4 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। यानी आप यहां पर ये कह सकते हो कि 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, इसके रिवॉल्व कर रहे होंगे, और यहां पर भी क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे मैंने यहां से हिट किया, जैसे दूसरों को मैंने एक दूसरे को रब किया, तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन टूट के क्या चला गया, दूसरे के पास में चला गया। यानी कि एक के पास में क्या हो गई है, देखिए अब दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन मान लो रब किया, तो किसी के पास में जो ज्यादा प्रॉपर्टी रखता होगा अट्रैक्ट करने की या उसके इलेक्ट्रॉन को तोड़ने की, तो वहां से टूटकर कहां चला जाएगा, वो दूसरे के पास में चला जाएगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो गया, यहां से हट गया, अब किसके पास चला गया है, इसके पास चला गया। यानी कि आफ्टर रबिंग आपके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए भाई, यहां पर अभी भी 4 रहेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस से नहीं हट रहा है, वो आउटर मोस्ट सेल से हट रहा है। और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे उसके पास में, यहां पर हो गए उसके पास में 3, 1 2 3, बाहर वाला निकल गया। यहां पर बात करें अब इस वाले केस में, अगर यहां पर देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने मेरे पास में 1, यहां पर प्रोटॉन कितने थे, जो पहले थे वही रहेंगे 4, तो प्रोटॉन अभी भी कितने रहे, 4 रहे। लेकिन जब यहां पर हमने इसको रब किया तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 5 हो गए। यानी कि आप यहां पर बात करो तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे 3 और नंबर ऑफ प्रोटॉन थे 4, तो 3 ने क्या कर दिया, 3 को न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी कि 3 + 1 को 3 को न्यूट्रलाइज कर दिया, और एक मेरे पास में एक्सेस क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज बच गया। यानी कि इस बॉडी पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस वाले की बात करें हम, पहले 4 थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 4 थे, लेकिन जब हमने रब किया तो इसके पास में क्या हो गए, 4 प्रोटॉन थे, लेकिन इसके पास में क्या हो गया, 4 + 1, यानी कि एक प्रोटॉन ने, ये 4 प्रोटॉन थे, उन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो बच कौन गया, एक एक्स्ट्रा जो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन बच गया, वो इस बॉडी के ऊपर में कैसा चार्ज ले आएगा, नेगेटिव चार्ज ले आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास में जो प्रोटॉन होता है उसके पास में होता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो हम यहां पे क्या एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी बॉडी के पास में अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की भाषा में बात करूं, क्योंकि हमें सारी जो थ्योरी होती है वो इलेक्ट्रॉन की भाषा में चलनी होती है, ठीक है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर में होता है, तो हर चीज हम कोशिश करते हैं डिफाइन करने की इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। तो यहां पर क्या हुआ कि एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया मेरे पास में, यानी कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे किस तरह का चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज होता है तो इस पूरी मटेरियल पे, पूरी ऑब्जेक्ट के ऊपर में किस तरह का चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे यहां पर मेरे पास में क्या हो गया, यहां देखो कि अगर 4 मेरे पास में प्रोटॉन थे और 3 मेरे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर आप देखो क्या हो गया, यहां पर हो गई डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी होने से इस बॉडी पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आप यहां से कंक्लूड कर सकते हो कि अगर मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपस में रब कर रहे हो, अगर मेरे पास हो जाए एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉडी पे किस तरह का चार्ज आएगा, तो बताएंगे हम किस तरह का चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और अगर उसके पास में हो जाए क्या, डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज,
तो हम क्या कहेंगे, तो उसके पास में किस तरह का चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ आई कि अगर हमारे पास में एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम कहेंगे बॉडी ने किस तरह का चार्ज अचीव कर लिया है, नेगेटिव चार्ज। और अगर उसके पास में आ जाए एक्सेस अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या कहेंगे हम उसको, वहां पर बॉडी ने किस तरह का चार्ज एक्वायर कर लिया है, पॉजिटिव चार्ज कर लिया। ठीक है, तो बात समझ आई कि क्या हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और क्या हमारे पास में नेगेटिव चार्ज होते हैं। बेसिकली टर्म क्यों डिफाइन करनी पड़ती है। अब आप मेरे को बताओ, क्या कोई चार्ज ऐसी हवा है कि यहां से उड़ा मैंने जेब में रख लिया, नहीं, ना तो मैं पॉजिटिव चार्ज को उठा के अपनी जेब में रख सकता हूं, ना नेगेटिव चार्ज को ऐसे हवा में है उसको पकड़ के मैंने अपनी जेब में रख लिया, नहीं। चार्ज हमेशा और हमेशा आएगा किस पर, एक मटेरियल पर, एक मैटर पर, एक बॉडी के ऊपर। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी उठा लो। अगर किसी बॉडी के पास में, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, अगर किसी बॉडी के पास में मास नहीं है तो उसके पास में चार्ज नहीं आ सकता। यानी कि सबसे टर्म एंड कंडीशन हम बात करें, अगर किसी बॉडी पर चार्ज लाना है तो उसके पास में क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में चार्जेस हमने डिफाइन करे कि अगर हमारे पास में एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम बोलेंगे कि मेरे पास में नेगेटिव चार्ज आ गया, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो बोलेंगे क्या, कि पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमने चीजों को देखने की कोशिश करी। ठीक है, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिए, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, यानी कि जब मैंने आपको स्केलर वेक्टर के बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा कि स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसका केवल और केवल हम क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड बताते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी ये होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा और प्लस उसका क्या बताना पड़ेगा, मुझे उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये चीजें हमारे पास में वेक्टर आती हैं। लेकिन जो हमारे पास में चार्ज होता है वो किस तरह की प्रॉपर्टी रखता है, केवल और केवल स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, यानी कि हम ये बोलेंगे कि इतना चार्ज है, इतना चार्ज, हम ये नहीं बोलेंगे इतना चार्ज इस डायरेक्शन में, नहीं, हम बोलेंगे कि भाई हमारे पास में इतना चार्ज है। इतना चार्ज होने का मतलब कि जिस बॉडी को मैंने रब किया है उतने नंबर ऑफ उसके पास में इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंसी होगी। अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आप लिखिएगा, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। अब इस क्वांटाइज का मतलब क्या है वो समझने का कोशिश कीजिएगा आप। ठीक है, ओके, क्वांटाइज का मतलब समझेंगे हम कि क्वांटाइज किसको बोलते हैं। अभी आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लो दो मेरे पास में एटम थे इस तरह के, एक ये था और मेरे पास में एक ये इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास में एटम था, ये इसका क्या था, न्यूक्लियस, यहां पर न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन थे और यहां पर इसके पास में क्या थे, न्यूट्रॉन थे। सेम यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे इसके चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे। लेट अस सपोज कि 4 हम इलेक्ट्रॉन को मान के चल रहे हैं, 4 हम इलेक्ट्रॉन को मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो क्वांटाइज से मतलब क्या होता है, क्वांटाइज का मतलब होता है कि चार्ज जब भी जाएगा, ठीक है, चार्ज जब भी जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, तो हम ये नहीं कहते कि भी आधा इलेक्ट्रॉन चला गया या 1/4 इलेक्ट्रॉन चला गया या 3/4 इलेक्ट्रॉन चला गया। इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा तो पूरा निकलकर इस बॉडी पर जाएगा। इसी को क्वांटाइजेशन बोलते हैं कि चार्ज कभी भी फ्रैक्शनल नहीं जाएगा। हम ये बोलें कि भाई चार्ज इस बॉडी से दूसरी बॉडी पर चला गया, जब मैंने रब किया तो पूरा इलेक्ट्रॉन इसके पास में जाएगा, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई 0.5 इलेक्ट्रॉन गए हैं, नहीं, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, उसको पूरा ही जाना पड़ेगा। अब मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन और चला गया यहां पर, अब बताओ कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये हो सकता है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन जाए, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से उठकर दूसरी बॉडी पर जाएगा तो होल जाएगा, पूरा जाएगा, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई बॉडी पर चार्ज जाएगा तो वो जाएगा इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है कि हम n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से लेंगे, 1.5 2.5 1.3 इस तरह से नहीं लेंगे। n e इलेक्ट्रॉन के ऊपर में जो चार्ज होता है उसको हम आगे से e से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो टोटल चार्ज होगा उसको हम क्या करेंगे, q से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
जब भी चार्ज को आगे से रिप्रेजेंट करेंगे तो चार्ज को हम रिप्रेजेंट करेंगे Q से। n का मतलब होगा हमारे पास में क्या, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि n की वैल्यू में ही जाता है वो। ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन, जितना भी होगा। और E जो है मेरे पास में, E होता है क्या, इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर में जो चार्ज होता है इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अभी इसकी यूनिट पर आ रहा हूं मैं, अभी यहां पे लिख लो C क्या होता है, C उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये मेरे पास में हुआ कि चार्ज जब भी होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाएगा तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज में जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमने फंडामेंटल चार्ज जो बोला है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको हमने जो माना है तो वही अपने टुकड़ों में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन में जाएगा, तो अपने साथ उतना ही चार्ज लेके चलेंगे। ठीक है, क्वांटाइजेशन का मतलब समझ आया। चलिए ठीक है, अब आगे बात करें हम कि चार्ज हमारे पास में क्या होता है। दूसरी, ये मैं आऊंगा अभी, ये जो C मैंने लिखा है इसके ऊपर अभी आऊंगा मैं थोड़ी देर में। अब दूसरी है मेरे पास में कौन सी प्रॉपर्टी लिखवाई है, क्वांटाइज की, कि चार्ज क्या होता है भाई, क्वांटाइज्ड रहता है हमेशा। अब यहां पर हम बात करेंगे कंजर्वेशन की। कौन सी, कंजर्वेशन की। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड से मतलब समझो कि अगर मेरे पास में एक सिस्टम मैंने माना हुआ है, सिस्टम का मतलब होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम माना हुआ है, यानी कि जिसका बाहर की दुनिया से कोई भी इंफ्लुएंस ना हो, केवल जिसको कंसिडर कर रहे हैं वही आपके कंसिडरेशन में। जैसे आप अपने फैमिली के अंदर में बैठे हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर में किसका इंफ्लुएंस होगा, आपके फैमिली मेंबर्स का ही होगा। ठीक है, बाहर के लोगों का आपके ऊपर में इंफ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो ऐसा केस, यानी कि आप जो आइसोलेट हो चुके हैं बाहर की दुनिया से, तो ऐसा सिस्टम जहां पर केवल और केवल हम उन चीजों को कंसीडर करें जो उस बॉक्स में हो, उस आइसोलेटेड सिस्टम में हो, उन्हीं के ऊपर में हम सारी स्टडी करें, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। यानी कि यहां पर जो मैं बना रहा हूं ये मैंने आपके सामने बना दिया आइसोलेटेड सिस्टम। इस आइसोलेटेड सिस्टम में बात करूंगा मैं, तो वही दो बॉडी में यहां पर उठा के ला रहा हूं, एक ये और एक ये मेरे पास में हो गई है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो कि जब हम इनिशियली बात करेंगे तो इसके पास में लेट अस सपोज कि मेरे पास 4 प्रोटॉन है और 4 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस वाले बॉडी की बात करेंगे तो लेट अस सपोज इसके पास भी क्या थे, 4 प्रोटॉन थे और 4 ही क्या थे मेरे पास में, इलेक्ट्रॉन थे। तो टोटल हमारे पास में सिस्टम में कितने चार्ज है भाई, 4 4 8 12 और 16। ठीक है, यानी कि इनिशियली अगर मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे हम, इनिशियली बात करें तो कितने थे, 16। और हम बाद में बात करें जब हमने कहा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर चला गया है, तो यहां पर बताओ प्रोटॉन कितने रहेंगे, 4 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 हो गए। यहां पर बात करो प्रोटॉन मेरे पास में कितने हो गए, 4 है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 है। अब एक ग्रीन में जो लिखा हुआ है भाई मेरे को बताओ कितना है। तो आपने ये फाइंड किया कि भाई जितने प्रोटॉन थे इनिशियली, और अब मैं बात करूं कौन सी, फाइनल की, तब भी मेरे पास में क्या है, टोटल सम 16 है। यानी कि 4 3 7 और यहां पर कितना हो गया 9, कितना हो गया 16। तो इनिशियली जितने थे हमारे पास में सिस्टम के अंदर में, बाद में भी उतने ही हैं जब हमने चार्जेस को क्या कर दिया है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर कर दिया, बशर्ते कि हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक कंजर्व्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो केवल इस सिस्टम की बात करेंगे, हमें बाहर से यहां पर इलेक्ट्रॉन और घूम रहा होगा, ठीक है, यहां पर एक बॉडी और रखी हुई है, यहां पर एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मुझे इनका इन्फ्लुएंस से कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं केवल और केवल अपना जो कंसंट्रेशन है इन्हीं बॉडीज के ऊपर में कर रहा हूं। अगर इन बॉडी पे बात करें तो हम इस सिस्टम को बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, और इसके अंदर में जो प्रॉपर्टी आएगी चार्जेस के ऊपर में, कि चार्जेस जितने पहले थे उतने ही बाद में है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ आई चीजें कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, यानी कि चार्ज हमारा हमेशा कंजर्व्ड रहता है, चाहे एक बॉडी से दूसरे पे जाए, हमें आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करना पड़ेगा। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि चार्ज अपने आप नहीं आ सकता है, चार्ज को आने के लिए क्या होना जरूरी है, कोई मैटर होना चाहिए, कोई मटेरियल होना चाहिए जिसके पास में क्या हो, मास हो। ठीक है, लिख लिया।
चलिए, क्योंकि मैंने आप मार्कर का आपको एग्जांपल दिया, मार्कर को या पेन को जिसने भी आपने रब किया, जब उसको रब किया तभी तो उसके ऊपर में चार्ज आया, तभी तो प्रॉपर्टी आई उसके पास में कि किसी बॉडी को या किसी भी पेपर और पीस को अपनी तरफ में क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम हमारे पास में कंजर्व कर लिया। अब यहां पर इसकी यूनिट्स की बात करते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, चार्ज की यूनिट के बारे में बात करते हैं। यहां से रब करते हैं इसको सारा, तो बात समझ आई कि क्या क्वांटाइजेशन होता है, क्या मेरे पास में कंजर्वेशन होता है। क्वांटाइजेशन में चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 3 4, कभी भी पार्ट्स में नहीं जाएगा कि 0.5 इलेक्ट्रॉन लिख दिया आपने, नहीं, इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं कर सकते हो भैया। ठीक है, कोई लकड़ी नहीं है, कोई सेब नहीं है कि उसके टुकड़े करके आप भेज दो उसके पास में, वो तो एक पूरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैंने कहा था ना कि हम इन चीजों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पढ़ते हैं, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पढ़ने का मतलब यही है कि आप उसको ये याद रखना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, हमारी जितनी भी हमारी कैलकुलेशन, जितने भी मेजरमेंट्स होते हैं, उसके थ्रू ये कंक्लूजन निकलता है कि भाई जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, वो किस तरह से जाएगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज में जाता है। भाई चीजों को जैसे जैसे आप बेस तैयार करते चलोगे ना, बहुत मजा आएगा आपको आगे पढ़ने में। और मैं आपको ये अश्योर कर रहा हूं कि आप जब भी कंपटीशन एग्जाम में चलोगे ना, तो फुली कॉन्फिडेंट हो गए एटलीस्ट फिजिक्स को लेकर, तो कि भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इजीली चले जाओगे, कैसे भी घुमा के दे दे एग्जामिनर, आप इजीली कर ले जाओगे। क्यों? क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो यही डिफरेंस है कि आप चीजें बेस से पढ़ रहे हैं। चलिए अब बात करें हम इसकी एसआई यूनिट के बारे में। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई का मतलब होता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि पूरा विश्व, पूरा इंटरनेशनली जिसको हम क्या कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं, तो उस यूनिट को हम यहां पर लिखते हैं कूलाम से, COULOUMB, कूलाम से। और हम इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, इसलिए आगे से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको C से। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है भाई, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज हमने बताया था, तो उसके ऊपर में होता है -1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, और ये क्या होगा, इस कितना चार्ज रखेगा, ये C रखेगा। और प्रोटॉन पे क्या होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहां पर पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है, ये पीछे जो यूनिट लिख रहे हैं हम कूलाम की है ये, यानी कि इसकी चार्ज की जो यूनिट है उसको हम यहां पर लिख के चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब मेरे को ये निकाल के बताइए कि जब भी एक बॉडी है जिसको हमने रब किया है, ठीक है, मान लो हमने दो बॉडीज को रब किया है, तो मैं ये कहूं कि एक कूलाम चार्ज ट्रांसफर हो गया है, तो मेरे को ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आने वाली चीज है। अब जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना कि भाई एक कूलाम चार्ज जब होगा किसी बॉडी पर आएगा तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास में, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तो भाई इतना लेके जा रहा है, यानी कि आप बात करो -19, ये तो बहुत -19 तो बहुत छोटी छोटी वैल्यू है, हमें तो एक कूलाम लेके जाना है। तो आपको मैं अभी बताया कि भाई Q का फॉर्मूला, यानी कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल में चलते हैं, कितना, अपने बेसिक चार्ज के। तो आपसे मैंने वैल्यू दी है Q निकालना है, यानी कि 1 कूलाम निकालना है, 1 कूलाम चार्ज में कितने रहेंगे, तो आपने कहा 9n मेरे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक कूलाम, एक पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो n आप जब निकालेंगे यहां से तो n की वैल्यू क्या आएगी, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 6.25, यानी कि आप लिखोगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। भाई n क्या है मेरे पास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, क्या एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाएंगे तब उसके पास में कितना चार्ज आ जाएगा, 1 कूलाम आ जाएगा। यानी कि हम Q की वैल्यू क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, 1 कूलाम, कि एक कूलाम चार्ज के अंदर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आपने यहां पे मेरे को निकाल के बताया कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, या फिर आपको कई बार एग्जाम के अंदर में ये कुछ इस तरह से पूछ लेगा, दैट इज इक्वल टू 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर यहां नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको मैंने लिखा है 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो रहे हैं कहां पर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, तो हम क्या बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट के पास में, उस बॉडी के पास में कितना चार्ज आ गया भाई, 1 कूलाम चार्ज आ गया। यानी कि आप जब दो बॉडीज को रब कर रहे थे,
एक बॉडी से दूसरी बॉडी को रब कर रहे थे, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते गए कितने 625 गुना 10 के पावर 16, ये ई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है मैंने आपको, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से आप रब करते हुए चले जाओगे तो आप कहोगे कि इसके पास में डेफिशिएंसी हो गई है इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहां पर कितना चार्ज आ जाएगा 1 कूलम्ब आ जाएगा, और इसके पास में कितना आ जाएगा -1 कूलम्ब आ जाएगा, क्योंकि भाई जितने चार्ज यहां से निकलेंगे सारे उसके ऊपर में तो जाएंगे, यहां एक्सेस अमाउंट में हो गया, यहां पर हमारे पास में क्या हो गया, डेफिशिएंसी होगी इसके अंदर में, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो आप आगे से ध्यान रखना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मेरे को जल्दी से ये बताओ कि 2 कूलम्ब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि 1 कूलम्ब के अंदर में कितने जाते हैं 6.25 इंटू 10⁻, कितना 18, 2 के अंदर में कितने जाएंगे 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो ये हमारे पास में चार्जेस आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे जाएंगे, ठीक है। अब मेरे को जल्दी से ये बताओ कि 1.5 में कितने जाएंगे, 1.5 कूलम्ब के अंदर में निकाल के बताओ जल्दी से, ठीक है। दूसरा आप 2.25 कूलम्ब के अंदर में निकाल के बताओ मेरे को, ओके। तो आप इन चीजों को कैलकुलेट करेंगे, सीधा आपको बताया कि भाई अब कुछ एक महारथी ऐसे थे वो ये सोचने में पड़ गए कि सर अभी तो आपने बताया था कि 1.5 फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन में तो कभी चार्ज चलता नहीं है, बिल्कुल नहीं चलता है चार्ज, ठीक है। चार्ज नहीं चलता है, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन नहीं चलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होगा या फिर जो भी चार्ज होगा वो नहीं चलता है, लेकिन ये तो भाई हमारे पास में कूलम्ब है, हमें तो इलेक्ट्रॉन्स लेके आने हैं। 1.5 कूलम्ब के अंदर में 1.5 कूलम्ब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो वही टुकड़ों में आएगा, पूरा एक एक इलेक्ट्रॉन ही उठकर आएगा, लेकिन हमारे पास में 1.5 है, तो यहां पर आप कहोगे जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी तो क्यू की हमारे पास में एन की वैल्यू क्या आएगी, तो एन की वैल्यू आएगी हमारे पास 1.5 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि अगर उस बॉडी पे 1.5 कूलम्ब चार्ज यानी 1.5 कूलम्ब चार्ज लेके आना है तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से उसके पास में जाना पड़ेगा, ठीक। उसी तरह से इसको भी आप सोल्व कर लोगे, जो भी हमारे पास में आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आप जब भी बात करेंगे कूलम्ब चार्जेस के बारे में, ठीक है, तो आपको दिमाग में ये सोचना है कि आगे जब भी हम बात करेंगे, कूलम्ब बहुत बड़ी यूनिट होती है, ठीक है, इसको हम नैनो कूलम्ब, माइक्रो कूलम्ब, मिली कूलम्ब इस तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उनके चीजों के बारे में आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। या फिर अभी बता देते हैं आपको कि चार्ज होता है हम कूलम्ब में बहुत कम कंसीडर करेंगे जब भी हम बात करेंगे हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में। तो चार्जेस की जो हम प्रैक्टिकल यूनिट यूज करेंगे वो या तो यूज करेंगे क्या, माइक्रो कूलम्ब, ये म्यू सी माइक्रो कूलम्ब से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कितने कूलम्ब होंगे, इसमें माइक्रो का हमेशा होता है 10⁻⁻6, माइक्रो को हटाओगे 10⁻6 और ये सी आ गया यानी कि कूलम्ब। यानी मैं आपसे कहूं कि 1.5 माइक्रो कूलम्ब बताओ भाई, इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखने का तरीका होगा 1.5 इंटू 10⁻6 कूलम्ब, ये हमारी प्रैक्टिकल यूनिट होती है। दूसरा आप कैसे लिखोगे, अगर मैं कहूंगा मिली कूलम्ब, नैनो कूलम्ब के अंदर में बात करते हैं, नैनो कूलम्ब ये हमारी प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं, तो नैनो के अंदर में होता है 10⁻⁹ कूलम्ब, ठीक है। मैंने आपसे कहा भाई 2 नैनो कूलम्ब मेरे को बताओ जल्दी से, तो आप कैसे लिख के बताओगे कि 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब, ठीक है। तो इन चीजों से हम बात करेंगे आगे कि हम किस तरह से चार्जेस के ऊपर में, यहां पर मैंने आपको बताया कि चार्ज की क्या यूनिट होती है, चार्ज जब 1 कूलम्ब चार्ज हम ट्रांसफर करते हैं तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से ट्रांसफर हो जाते हैं, इन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो होप सो आपको ये चीजें क्लियर होंगी, क्लैरिटी आई होगी कि क्या चार्ज होता है, कितने इसके टाइप होते हैं, इन सब चीजों को लेके। नोट डाउन कर लो भाई जल्दी से, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्वांटाइजेशन का हमने फॉर्मूला यूज किया। तो अब एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूं आपका कि चार्ज के अंदर में जो हमने पढ़ा था, तो चार्ज के अंदर में हमने जो चीजें पढ़ी हैं अभी तक कि चार्ज हमारा कितने क्या होता है, बेसिकली एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, या फिर जो भी हमारे आगे पार्टिकल्स आएंगे उनकी, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था कि चार्ज जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बारे में हमने डिटेल एक्सपेरिमेंट भी करके देखा है 2 रोड्स के बारे में, कि जब 2 सेम रोड्स को, ग्लास की रोड्स को लेके आए तो रिपेल कर रही हैं, और जब हम उनको एक ग्लास की और एक प्लास्टिक की लेके आए तो क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही हैं। तो वहां से हमने कंक्लूजन निकाला था कि चार्ज कितने तरह के हैं, 2 तरह के, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज
नेगेटिव चार्ज। फिर हमने चार्ज की क्या कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना शुरू किया। फिर हमने पढ़ा था कि भाई चार्ज को कैसे ला सकते हैं। तो चार्ज को कैसे लेके आए थे हम, फ्रिक्शन के थ्रू लेके आते हैं। यानी कि जब भी आपको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज लेके जाना है तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए। ठीक है, फ्रिक्शन कंपलसरी है। और चार्ज लाने के लिए हमारे पास में क्या जरूरी है, कोई मटेरियल होना चाहिए, कोई मैटर होना चाहिए जिसके पास में क्या हो, मास हो। अगर किसी बॉडी के पास में मास नहीं है तो हम उसके ऊपर में चार्ज डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे तो है नहीं भाई हवा से पकड़ के मैं चार्ज को ले आऊंगा, नहीं। चार्ज लाने के लिए मुझे क्या जरूरी है, कोई मैटर का या मटेरियल का होना जरूरी है जिसके पास में क्या हो, मास हो। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना शुरू किया कि सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने चार्ज क्वांटाइज्ड होता है उसके बारे में समझने की कोशिश किया कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब भी जाएगा तो वो क्या करता है, हमेशा होल इलेक्ट्रॉन में, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, किस पे, इलेक्ट्रॉन पे हो चाहे प्रोटॉन पे या किसी भी बॉडी पे जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, उस फंडामेंटल चार्ज के साथ में इतना ही मूव करता है वो। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि भाई हमारा जो चार्ज होता है, एक सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम हम मान लेते हैं, तो उसके अंदर में चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। एक मैंने डिटेल एग्जांपल भी करवाया आपको उसको कि भाई एक सिस्टम के अंदर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 पहले थे 16 ही बाद में, तो हम कहेंगे कि चार्ज जो है उस पर्टिकुलर आइसोलेटेड सिस्टम में, ध्यान से रखना इस डेफिनेशन के अंदर में इस वर्ड को कि आइसोलेटेड सिस्टम में कंसीडर कर रहा हूं। आइसोलेटेड का मतलब कि बाहर का किसी का भी उसके ऊपर में इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे सिस्टम के अंदर में जो चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि चार्ज हमारा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। हम बता सकते हैं, बंच बता सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज है, इतना चार्ज है, यानी कि चार्ज होने का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए। अब मैं आपसे कंक्लूजन निकलवाया कि भाई 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर में बताओ आप कितने इलेक्ट्रॉन आए, तो आपने तुरंत कैलकुलेशन नहीं किया, क्योंकि हमें क्वांटाइजेशन का पता है कि चार्ज हमारा जब भी मूव करेगा QNE से मूव करता है। तो 1 कूलम्ब चार्ज में कितना मूव करेगा, तो आपने बताया कि जी हम इतना रब करेंगे इन दोनों बॉडीज को कि इस एक बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन, कितने 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकलकर इस बॉडी पर चले जाए। तो ये क्या होगी, चार्ज इसके पास में ज्यादा हो गए, तो ये एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या हो गए, इसके पास में चार्जेस हो गए, और एक्सेस आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसके पास में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन उसी टाइम पे इस पे बताओ भाई इतने नंबर ऑफ रब किया हमने, इतना रब किया, इतने इलेक्ट्रॉन उससे निकल गए, तो इसके पास में डेफिशिएंसी होगी है कितने की, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्या कहोगे, इसके पास में किस तरह का चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि भाई किस तरह से चार्जेस होते हैं, और चार्ज हमेशा हमारा क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है। ये चार्ज की कुछ चीजें थी, उसकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया कि चार्ज की जो प्रैक्टिकल यूनिट हम यूज करेंगे, या तो माइक्रो कूलम्ब पे बात करते हैं या फिर नैनो कूलम्ब के अंदर में बात करते हैं। कूलम्ब के अंदर में जो हमारी बेसिक यूनिट होती है, SI यूनिट होती है, उसमें हमारे पास में डाटा नहीं मिल पाता है, बहुत बड़ी यूनिट होती है 1 कूलम्ब, तो हम इन चीजों के ऊपर में उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर में 2 तरह की इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और एक हमारे पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस होता है, तो यहां पे आप ध्यान से सुनना इस चीज को कि जब हमारे पास में स्टैटिक से जैसे आप बात करें तो स्टैटिक का मतलब होता है एक जगह पे रुका रहना, और करंट की जब हम बात करते हैं, करंट का मतलब है कि चार्ज जब मूव करना शुरू कर जाए। ठीक है, चार्ज मतलब किसी बॉडी, किसी एटम के ऊपर में वहां पर डेफिशिएंसी हो रहेगी, या फिर क्या हो रहा होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। अब मेरे को, जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मैं लाइट ऑन करता हूं, ठीक है, जैसे मैं यहां पे स्विच ऑन करता हूं तो जो लाइट है या पंखा है या जो भी है वो ऑन हो जाता है। तो मतलब कोई ना कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल है कौन सा है, या चार्ज है, यानी वो तो चार्ज ही होगा जो उसको लेके जाएगा। लेकिन किसी ना किसी बॉडी के ऊपर में, किसी ना किसी पार्टिकल के ऊपर में, किसी ना किसी मैटर के ऊपर में होगा, जिसके ऊपर में क्या होगा, मास होगा, वही मूव करेगा। उसके पास में एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी जिसके कारण वो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी दे रहा है लाइट को, और वहां से लाइट हमारे पास में ग्लो क्या आ रही है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास में आपको रियल लाइफ के साथ में जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या हमारे पास में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे बात करेंगे, ठीक है, क्या हमारे पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आप सबने वीडियो जो है वो देख लिया होगा, जो क्लासरूम का वीडियो था वो देखा होगा, जिसके बाद में आपने इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बेसिक डेफिनेशन वो डेवलप कर ली होगी।
कि ये जो होती है दो तरह का हमारे पास में चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारे पास में नेगेटिव चार्ज होता है। और चार्ज कैसे आते हैं आपने बहुत अच्छे से देखा कि जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं या फिर जो एटम है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव उसके ऊपर में चार्जेस आ जाते हैं। एसआई यूनिट के बारे में आपने बात करी थी, कूलम्ब्स उसके एसआई यूनिट होती है। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो एम्पियर और टाइम, ये दोनों चीज़ उसके अंदर में आ जाती है भाई इसकी डायमेंशंस की बात करते हैं तो। और प्रैक्टिकल जो यूनिट ऑफ चार्ज होती है वो हम बात करते हैं तो फैराडे अगर और जो हमारे पास में करे 1 घंटे के अंदर में तो 3600 कूलाम की बात करते हैं, यानी कि 3600 कूलाम्स की बात करते हैं। अगर फैराडे में जो बात करें तो उसके हमारे पास में 96500 थे। इसके अंदर में ज़्यादा आप लोगों को डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। चलो हम सीधा चलते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने वहाँ पढ़ी थी कि चार्ज हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल से मतलब होता है कि आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से इसको समझा भी है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, क्योंकि जब तक कोई बॉडी नहीं है यानी कि कोई भी हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट नहीं है विच डोंट हैव द मास, द चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट। तो बहुत अच्छे से आपने इसको पढ़ा। चार्ज इज क्वांटाइज, इसको भी बहुत अच्छे से आपने बात करी है कि जब भी ट्रांसफर होता है चार्ज, वेन एवर द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, द बेसिक एलिमेंट यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इट नेवर ट्रांसफर इन द फ्रैक्शनल फॉर्म लाइक 1.5, 2.5 एंड अदर वन। ओके, फिर आपने बात किया था कुछ हमारे पास में चार्जेस को लेके थे कि चार्जेस सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो हमारे पास में डिसिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भाई हमारे पास में क्या था, जितना भी चार्ज को लेके था वो आप लोग की एक इमेज तैयार हो गई होगी। अब मैं आप लोगों से अगला जो क्लास हो गया उसके अंदर में मैं डिस्कस करूंगा जो कूलम्ब्स लॉ को लेके है, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके, गॉस थ्योरम्स को लेके, गॉस लॉ को लेके। तो वो सारी चीज़ें अब आपको बिल्कुल बेस से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। और जो पीडीएफ फाइल है भाई अगर आप लोगों को चाहिए तो ये मैं टेलीग्राम जो अपना ग्रुप बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहाँ पर आप लोगों को उसका लिंक भी मिल जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे मैं टेलीग्राम के ऊपर में ये जितने भी पीडीएफ फाइल्स है वहाँ पे सेंड करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट।